जी, चैप्टर नंबर 9 जो मैंने लिखा है साथ आपको शो भी हो रहा होगा। इसका कुछ थोड़े से फार्मूले ही हैं, बस एक तो ये बेसिक इसका रिलेशन आपने याद रखना है, एल इक्वल टू आर थीटा। एल क्या है? एल ये सेंट्रल एंगल है थीटा, इसका रेडियस आर, और ये ए से लेकर बी तक आर्क लेंथ होती है डी एल। ये रिलेशन है इक्वल टू आर थीटा। थीटा जो है ये सर्कुलर मैयर में होगा। सर्कुलर मैयर कहते हैं इन रेडियन, नॉट इन डिग्री, रेडियन में। ये रिलेशन आपने याद रखना है। एक इसमें ज़्यादातर फार्मूले ही हैं जो आपको आने चाहिए। नंबर 2 सेक्टर एरिया। सेक्टर एरिया यही अगर मैं बात करता हूँ ओ ए बी, इस एरिया की बात कर रहा हूँ जो ओ ए बी एरिया है, उसका फार्मूला क्या है? हाफ इंटू रेडियस पर स्क्वायर और सेंटर। आपकी तो इतनी तेज आई है यार कि मैं डर गया हूँ, और मेरी आस्था आ रही है। हाँ जी, अभी भी अब आइए कुछ क्लियर। यार उस्मान ये कह रहे हैं बच्चे आवाज स्लो आ रही है। शोर तो यार ये फैन चल रहा है उसका आ रहा होगा। चले मैं कोशिश करता हूँ ऊँचा बोलने की। नंबर 3 पर है एक रिलेशन आपने ये याद रखना है कि मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाई मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क ए बी। डायग्राम भी मैं बाद में बनाता हूँ। और मेजर ऑफ आर्क लेंथ ए सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOB divided by area of sector AOC। अच्छा जी, इसमें ये देखें मैंने किस डायग्राम के बारे में बात की है। ये एक रिलेशन बनाया जी सेंट्रल एंगल थीटा एक का, ये देखिए एक है जी आर्क ए से लेकर बी तक, और एक आर्क में बना लेता हूँ ए ओ सी। तो ये बताया जा रहा है कि अब ये वाला एरिया को डिवाइड कर दें अगर हम इस एरिया से, तो सेम होगा। आप आर्क लेंथ लें जी ए सी, और आर्क लेंथ ले लें आप ए बी, इन्हें डिवाइड करें, वही आंसर आएगा। जो एरिया की रेशो है, जो आर्क की रेशो है, और जो सेंट्रल एंगल की रेशो है वो भी सेम होगी। ये रिलेशन। अब ज़रा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ जी मैं इसमें। ये बस इसके फार्मूले की बेस पर चलना है। ये ट्रिग्नोमेट्री जिसको जितने फार्मूले याद होंगे वही क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चन नंबर 1, area of circle, area of circle area of circle inscribed in a square। एक स्क्वायर में एक सर्कल जो है इंस्क्राइब है, और उस स्क्वायर का एरिया जो है वो 2 यूनिट। आगे क्वेश्चन है, इसका मतलब यह है कि हमें एरिया ऑफ सर्कल मालूम करना, ये रिक्वायर्ड। उस सर्कल के बारे में बताया गया कि वो इंस्क्राइब है, यानी कि वो इनसाइड जो है स्क्वायर की साइड को टच करता है, और जो स्क्वायर है उसका एरिया 2 है। आपने एरिया ऑफ सर्कल बताना है, जबकि एरिया ऑफ सर्कल जो है
वो पाई आर स्क्वायर होता है। ऑप्शन है जी पाई आ जाएगा आंसर, पाई ओवर √2 पाई बाई 2 और नन ऑफ दिस, डेल्टा जो है वो नन। ये क्वेश्चन है। हाँ जी डेल्टा आंसर ही बता दिए, क्वेश्चन को सुनने जरा। ये है जी स्क्वायर और इसमें है जी सर्कल इंस्क्राइब। इंस्क्राइब का मतलब ये होगा कि इन साइड जो है वो से टच करेगा। ये है जी सर्कल। अब सर्कल का एरिया, जो स्क्वायर का जो एरिया है ना बच्चों, अगर इसकी मैं हर लेंथ को x फर्ज कर लेता हूँ, x ये तो एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। एरिया ऑफ स्क्वायर क्वेश्चन में समझा रहा हूँ आराम से ज़रा, क्योंकि इससे रेलिवेंट आने यूजी में 2-3 मरतबा में पूछे इस तरह के। एरिया ऑफ स्क्वायर वो होगा जी एक्स स्क्वायर। अब एरिया तो उसने हमें बताया हुआ कि उसका 2 है, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स के प्लस माइनस में तो नहीं आएगी, तो पॉजिटिव होगी क्योंकि ये लेंथ है। ये है जी लेंथ ऑफ स्क्वायर से कितना पता चला। इसके बाद हम इसका फार्मूला मालूम करेंगे। अब मुझे ही बताएं कि एक्स यहाँ से लेकर ये जो इसका डायमीटर सर्कल का बनेगा, ये भी क्या एक्स के इक्वल नहीं होगा? एक्स ही है ना, ये भी सारे एक्स ही। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हुआ? रेडियस ऑफ सर्कल डायमीटर का हाफ होगा, यानी x/2 होगा। और x/2 क्या है? x आपके पास है जी √2 और ये आ गया 2, यानी कैंसिल होकर 1 ओवर √2। ये है जी रेडियस ऑफ सर्कल। और फार्मूला क्या है एरिया ऑफ सर्कल का? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब पाई ये है और रेडियस है 1 ओवर √2 का स्क्वायर, यानी पाई/2। इस क्वेश्चन में आपने एक चीज़ नोट की है, एक रिजल्ट भी यहाँ आप नोट करेंगे कि एक रिजल्ट ये बना है कि ऐसी सूरत में रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो इक्वल होता है हाफ ऑफ लेंथ ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के साइड की जो लेंथ होती है सर्कल का रेडियस उससे हाफ होता है अगर सर्कल जो है वो इंस्क्राइब इन अ स्क्वायर। ये एक रिजल्ट भी आपने साथ नोट किया। तो ये इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने यही सारे क्वेश्चन करने हैं। इसमें जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने लगा हूँ, नोट करना है तो आप जल्दी से करना है। क्वेश्चन नंबर 2, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 तो उसने एक्स स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर है ना। हाँ ये गिवन है ना 2, एरिया तो उसने दिया हुआ ये 2 यूनिट। क्वेश्चन है अ स्क्वायर इंस्क्राइब। अब देखें क्वेश्चन रिवर्स हो गया, स्क्वायर इंस्क्राइब है। तो यहाँ भी एक जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो भी आप नोट करेंगे। अ स्क्वायर इंस्क्राइब इन अ सर्कल, इन अ सर्कल। सर्कल में स्क्वायर है यानी स्क्वायर इनसाइड होगा। विद वैल्यू दे रहा है हमें किसकी? रेडियस, यानी कि सर्कल का रेडियस बता रहा है। रेडियस 5 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर? क्वेश्चन अभी व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर? अच्छा जी, ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और यूनिट की गिवन है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और
50 सेंटीमीटर। ये है। अब बच्चों इसमें ना रेडियस की मैंने डायग्राम बनाकर मैं समझा देता हूँ उसको, ये भी आपने याद रखना रिजल्ट। ये है जी सर्कल, और सर्कल में इंस्क्राइब है स्केल। तो बच्चों सेंटर से लेकर यहाँ पर इस सर्कल का सेंटर है, ये इसकी वर्टेक्स तक रेडियस होगा, ये आर कह देता हूँ मैं, ये है जी 5। इसी को आगे अगर मैं कंप्लीट करता हूँ तो 5 ही इस तरफ होगा, आर इज इक्वल टू 5। तो जो रेडियस होता है वो डायगोनल बनता है स्केयर का, यानी डायमीटर। डायमीटर जो है ना, डायमीटर, इसमें ये रिजल्ट निकला, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्केयर, डायगोनल ऑफ स्केयर। अच्छा जी, पहला जो क्वेश्चन आपने किया था जिसमें, हाँ जी, क्वेश्चन ये था कि जब सर्कल इंस्क्राइब था तो उसका जो रेडियस था वो आपने देखा था, ये वाले क्वेश्चन में रिपीट ये वाला, उसका जो रेडियस था उसका हाफ लेंथ थी, जो हाफ लेंथ ऑफ स्केयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ, ये कह लें कि जो सर्कल का डायमीटर है वो स्केयर के साइड की लेंथ के इक्वल है। दूसरा ये है कि अगर स्केयर इंस्क्राइब है तो उसका जो डायगोनल है वो डायमीटर के इक्वल है। तो हमें चाहिए एरिया ऑफ स्केयर। अब एरिया ऑफ स्केयर के दो फार्मूले होते हैं, एक होता है इसकी साइड अगर आपके पास है उसका स्केयर ले लें, अगर साइड आपके पास नहीं है तो फिर आप हाफ ऑफ डायगोनल का स्केयर ले लें। ये दो तरीके हैं जी स्केयर का एरिया मालूम करने। ठीक है जी, एरिया ऑफ स्केयर बराबर है साइड का स्केयर और डायगोनल के स्केयर का हाफ। अब हमारे पास क्या है, सिर्फ डायगोनल है। डायगोनल कितना है जी इसका, टोटल अगर हम काउंट करें डायमीटर के इक्वल है, और डायगोनल ऑफ स्केयर बना 5 + 5 10 आ गया, यानी 10 का स्केयर। तो ये बना है जी 100 को 2 से डिवाइड करें 50 सेंटीमीटर स्केयर, ये दो रिजल्ट आती है। यूनिटी की क्वेश्चन है जी सर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने लगा हूँ, स्क्रीनशॉट देना, ये नोट करना, जल्दी करना। मैं बोल भी स्लो रहा हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। करेंगे नोट। ऑनलाइन मैं फास्ट करवा रहा हूँ, वो आपको फास्ट लग रहा है बच्चे, मैं क्या करूँ अब इसमें काम। अब देखें ना मेरे पास टाइम, आप ये देखें कि जो काम मैंने करवाया है ना, उस काम को अगर आप नोट करें और थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि अगर मैं ये काम आपको आराम आराम से समझाऊंगा तो क्या ये काम पूरा हो पाएगा इतनी ड्यूरेशन में। एंटी टेस्ट के लिए हमारे पास 45 डेज हुआ करते थे पहले। अब हुआ ये है कि ईद की भी छुट्टियां आई हैं और फिर ये विदिन 1 मंथ भी हमें पूरा नहीं मिलना, उसमें मुझे काम कंप्लीट करना है, जिसके दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो बीच में से कुछ काम मैं स्किप कर दूं तो स्लो हो जाएगी स्पीड, अगर मैंने सारा काम करवाना है तो मुझे 1 आवर में लेक्चर कंप्लीट इस अंदाज से करना है कि बच्चों के कुछ क्वेश्चन रह ना जाएं। अब वो सारा, आप देखें ना, आप समझदार बच्चे हैं, मैं भी स्लो बोलने में क्या है, मैं बिल्कुल ऐसे भी पढ़ा सकता हूँ जैसे एक माँ अपने बच्चे को लोरी सुना रही है, वो भी स्टाइल मेरे पास है। तो 10 तरीके तो हैं मेरे पास पढ़ाने के, लेकिन ये वेरी करती है सिचुएशन के मुताबिक बात कि अब मुझे क्या करना है। अगर मैं स्लो आपको अच्छा बिल्कुल सुनाता रहूँ, साथ गाने भी सुनाता रहूँ, तो हो तो जाएगा, तो काम कंप्लीट नहीं होगा। और लाइफ में तो ये होता है ना बेटे कि आपने साथ ही वो पिक ले लेते हैं, साथ मुझसे कम्युनिकेट करते हैं, आपकी शक्लें भी देख रहा होता हूँ मैं, साथ मुझे पता भी चल जाता है। अब ऑनलाइन में ये है कि
थोड़ा सा फर्क तो पड़ रहा है, अब मजबूरियाँ हैं हमारी कुछ। अब देखे ना मैं कितना स्लो बोल रहा हूँ, अब इससे स्लो, अब और स्लो बोल लेता हूँ ये लोग, अब उसमें काम नहीं होगा, फिर थोड़ा सा ही होगा। लो जी क्वेश्चन नंबर 3, ये यूटी का क्वेश्चन है जी, कैट का। अ वायर ऑफ लेंथ, हाँ जी, तो मुझे फिर आपकी आवाज नहीं आनी यार। एक मिनट है जी, अब कुछ क्लियर हुई है बात? चलो बस थोड़ी सी से दोबारा करें। अच्छा जी, ये है जी क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही उलझना। इस वक्त माइक हाथ में पकड़ना है, पेन भी। A wire of length, a wire of length L can be shaped into a sphere or circle। पहले मैं लिख देता हूँ, फिर मैं बाद में पढ़ता हूँ, ठीक है? फिर इस तरह आवाज़ साथ साथ जो है ना वो मैं पहले लिख देता हूँ, आप नोट करें साथ साथ। जी बच्चों, अ वायर ऑफ लेंथ एल कैन बी शेप्ड, एक वायर है हमारे पास, हम उससे बना सकते हैं, हम स्केयर भी बना सकते हैं। तार नहीं होती जैसे, ये है जी स्ट्रेट इस तरह वायर पड़ी हुई है, मैं उससे को बेंट करके स्केयर भी बना सकते हैं, उससे सर्कल भी बना सकते हैं। कहता कि आपके पास लेंथ तो फिक्स है जी, एल फिक्स है, ये लेंथ, इससे आपने स्केयर बनाना। जब मैं इसे स्केयर बनाऊंगा ना तो 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए लेंथ एल है, तो स्केयर बनाऊंगा तो ये नहीं बन जाएगी इसकी लेंथ टोटल, ये एक्स 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 एक्स। तो पेरीमीटर ऑफ स्केयर हम कहते हैं टोटल लेंथ को। पेरीमीटर, जी जी बोलें, कुछ पूछना। पेरीमीटर ऑफ स्केयर वो होगा जी 4x, सारी लेंथ को ऐड कर दूंगा। लेकिन ये तो टोटल एल लेंथ थी ना जिसको मैंने बेंड किया, ये तार है ना सारी, ये वायर लगी हुई है सारी, ये वायर की ओरिजिनल जो अपनी लेंथ थी वो एल थी, यानी इन्हें तमाम चारों एक्स को मैं ऐड करूं तो वो एल के इक्वल ही आएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू एल बाई 4, ये लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्केयर, यानी कि उस तार का, अगर मैं उस तार से, उस वायर से अगर मैं स्केयर बनाता हूँ ना, तो स्केयर की जो लेंथ है ना हर साइड की वो एल बाई 4 होगी। एक तो ये बात। अगर मैं उससे सर्कल बनाता हूँ उसी तार से, ये एल लेंथ वाली से, तो ये तो पेरीमीटर अभी आपने ऊपर देखा है कि पेरीमीटर ऑफ जो था स्केयर वो 4x था, वहां से हमने एल लेंथ मालूम कर दी है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अब जो सर्कल की लेंथ मालूम करनी हो, यानी कि ये बाउंड्री की लेंथ मालूम करनी हो, तो इसका क्या तरीकेकार होता है? सर्कल की लेंथ मालूम करने का वो इसका होता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, उसका क्या फार्मूला है? 2 पाई r। लेकिन
लेकिन ये टोटल एल के इक्वल होगा ये भी, क्योंकि तार से बनी है ना ये तो सर्कल, ये भी एल के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम रेडियस मालूम कर लेंगे। मैं रेडियस और लेंथ क्यों मालूम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दोनों एरियाज को डिवाइड करके सर्कल का एरिया भी मालूम करना और स्केयर का एरिया भी, दोनों एरियाज को डिवाइड करके आंसर लेकर आना। स्केयर के एरिया के लिए लेंथ चाहिए होती है जो कि मैंने निकाल ली L/4, और सर्कल के एरिया के लिए रेडियस चाहिए होता है। तो रेडियस यहाँ से हमें मिलेगा L/2π। अब ये रेडियस ऑफ सर्कल है और ये क्या है, लेंथ ऑफ स्केयर। तो ये बताएं जी अब कि एरिया ऑफ स्केयर क्या हुआ, फिर एरिया ऑफ स्केयर वो फार्मूला होता है साइड का स्केयर। अब साइड आप देख सकते हैं जो हमने मालूम किया वो है L/4। तो ये आ गया जी L/60। और जो स्केयर एरिया का, अगर हमने एरिया मालूम करना है सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल, तो उसका फार्मूला होता है πr²। पाई ऐसे r की वैल्यू है L/2π, और इसका स्केयर लें तो ये बनता है πL²/4π²। ठीक है जी। अब पाई कैंसिल हुआ, L²/4π। ये एरिया है सर्कल का और ये स्केयर का एरिया, दोनों को आपस में डिवाइड करें तो हमारा आंसर आ जाएगा जी। डिवाइड करें जी, किसको डिवाइड करना था हमने, एरिया ऑफ स्केयर जो है वो डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सर्कल था। एरिया ऑफ स्केयर जो है वो L/2π है, होल डिवाइडेड बाई L²/4π। इसे सॉल्व करें, L/2π ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4π/L²। तो क्या रिजल्ट आ गया जी आपके पास, L/4। इसे सॉल्व करना मैं ये देखिए, पाई से कैंसिल, और ये कितना बना है जी हमारे पास, इसका आया था सॉरी स्केयर का एरिया L², ये एक्स लिख दिया मैंने, इसका L²/16। एक मिनट, ये है ना एरिया, यहाँ पर लिख देता हूँ जगह कौन सी। ये देखिए क्वेश्चन ये है, एरिया ऑफ स्केयर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सर्कल करना था, ये हमारा क्वेश्चन था। अब एरिया ऑफ स्केयर वो मैंने लेंथ लिख ली है, स्केयर एरिया था वो था L²/16, और जो हमने सर्कल का एरिया मालूम किया वो L²/4π। अब इसे फर्दर सॉल्व करें आप, L²/16 और 4π/L²। कैंसिल, π/4, ये ऑप्शन है जी हमारा, ये आंसर है जी एल का ऑप्शन वाला, 5/4। अब इसमें देखें, ये कोई आप सोचेंगे कि इतना लेंथी क्वेश्चन है, ये यूपी अब पूछने लग गया क्वेश्चन इस टाइप की, लेंथी क्या है इसमें, ये स्पीडली आपने तो देखे क्वेश्चन आपकी नज़र में ये था, सबसे मेन चीज़ थी ये हमें चाहिए थी बस, एरिया ऑफ स्केयर और एरिया ऑफ सर्कल। अब आप फिर ये सोचेंगे कि स्केयर का एरिया मालूम करने के लिए साइड चाहिए और सर्कल का एरिया मालूम करने के लिए रेडियस चाहिए। साइड और रेडियस तक आपने पहुंचना था और उसने एक एल लेंथ की वायर आपको दी थी, बस ये लेंथ। अब ये मैंने एक्स भी ना भी लिखूं तो मुझे अंडरस्टूड है कि ये L/4 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, तो लेंथ यही थी। लेकिन आप वो अपने ओरिजिनल तरीके से आ रहे हैं, पूरा सॉल्व करके, जिस तरह हम 5th क्लास में किया करते थे इस तरह करने, आप समझाने के लिए मैंने तो ये किया है। क्लियर है जी? किसी को अगर नहीं समझ आई तो पूछ ले, नोट करना है तो ये सोल्यूशन ये तो नहीं था, नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी तरह लास्ट ईयर जो आया है वो देख लेते हैं यूट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी यूईटी का ही है जी। देयर इज अ स्केयर, देयर इज अ स्केयर ऑफ एरिया 400 सेंटीमीटर स्केयर।
and a circle is inscribed in this square, then a square is inscribed, एक और स्केयर आया अभी सुन लेना, inscribed in this circle, ये 3-4 साल हुए हैं यूटी को इस तरह के क्वेश्चन में बनाना शुरू कर। देन व्हाट इज द लेंथ of one side of smaller scale, क्वेश्चन सुन ले जी। देयर इज अ स्केयर, एक स्केयर और उसका एरिया भी गिवन है, और सर्कल उस स्केयर के अंदर है, और उस सर्कल के अंदर फिर एक स्केयर है। स्केयर इंस्क्राइब इन दिस सर्कल, स्केयर में सर्कल, सर्कल में स्केयर, और जो स्मॉलर स्केयर है उसकी लेंथ हमने मालूम करनी है। ये क्वेश्चन नोट करें, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ, ऑप्शन लिख देता हूँ। जी बच्चों, आप डायग्राम अगर ऑप्शन देख लें, इसकी ऑप्शन थी 10 √2 सेंटीमीटर, दूसरी ऑप्शन है 2 √10 सेंटीमीटर, फिर है जी √10 सेंटीमीटर और √2 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन है। डायग्राम के लिहाज से अगर आप समझें, स्केयर में सर्कल जैसा भी बनेगा वो, सर्कल में फिर स्केयर, इसकी लेंथ रिक्वायर्ड है। ये क्वेश्चन, इसका एरिया गिवन है। एरिया इसका गिवन, इसका एरिया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सर्कल का नथिंग, कुछ भी नहीं पता। लेकिन आप रिलेशन जानते हैं सारे कि एक्स साइड ऑफ लेंथ है जी लार्जर स्केयर की। अगर एक्स में फर्ज करता हूँ तो वहाँ से मुझे इसकी, अगर देखें ना मेरी बात सुनिए, अगर आपको लार्जर स्केयर की लेंथ मिल जाती है, जो सबसे बड़ा स्केयर है, ये एक्स होगा, ये एक्स, वो डायमीटर ऑफ सर्कल नहीं होगा। ये एक्स जो है लेंथ ऑफ लार्जर स्केयर भी है, और वो डायमीटर ऑफ सर्कल भी है। डायमीटर ऑफ सर्कल भी होगा। मैं वाई लेफ्ट कर देता हूँ इसकी लेंथ को, तो मुझे वाई मालूम करना है। तो वाई कैसे मालूम होगा? ये डायमीटर लें अगर आप, तो ये भी वाई है, तो वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये नहीं बनेगा, वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर और डायमीटर ऑफ सर्कल के। बहरहाल इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जी मैंने एक्स लेंथ फर्ज की है जी स्केयर, एक्स जो है, अब ये वहां पर आप ये नहीं लिख, देखे ना, मैं ये लिखूंगा लेट एक्स, ये तो ना होता सोल्यूशन।
आपने अब ऊपर डायग्राम में देख लिया कि जो है ना वो बड़े वाला सर्कल जो उसकी लेंथ x है। क्यों उसका फर्ज किया मैंने, क्योंकि उसकी एक चीज़ गिवन है, एरिया गिवन है 400। यहाँ से मेरे पास x निकल आएगा 20। अब आपको मैं बता चुका हूँ कि x अगर 20 है तो मैं अभी लास्ट टाइम आपने पढ़ा था जब सर्कल बाहर होता है उसकी जो लेंथ होती है वो इंस्क्राइब जो सर्कल होता है उसके डायमीटर के बराबर होता है। तो डायमीटर ऑफ सर्कल क्या हुआ, वो भी यही हुआ, डायमीटर ऑफ सर्कल। पहला क्वेश्चन हमने यही किया था कि जो बाहर सर्कल होता है इसकी लेंथ और सर्कल का डायमीटर दोनों सेम होते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। तो उसकी देखें ना, उसके एरिया से उसकी लेंथ निकल आई, वही डायमीटर ऑफ द स्केलर इसका सर्कल निकल आया। अब मुझे चाहिए लेंथ ऑफ स्मॉलर स्केयर। वो क्या होगी जी, जो डायमीटर है उसको √2 से डिवाइड करें। अब आप ये रिजल्ट याद रखें तो बेहतर है, वरना मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है सर्कल और इसमें है जी स्मॉलर स्केयर। आप अगर डायमीटर की बात करें तो ये डायमीटर है जी, ये डायमीटर, इसकी लेंथ फर्ज करने y है और y है। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर होता है और 2y स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर होता है और y इक्वल टू कितना हो जाएगा, d/√2। ये लेंथ आ जाती है, यहीं से रिजल्ट निकलता है। अब d का डायमीटर है 20 और ये √2। तो कैसे सॉल्व करेंगे 20/√2 को आप? अब कैलकुलेटर तो है नहीं और ऑप्शन में 10 वगैरह लिखा है, तो बच्चों 100 खत्म करना हो ना तो 20 के ऊपर स्क्वायर लगाओ, सॉरी ये आप इसे लिख रहे हैं 20 के ऊपर ये लिखा है ना 20/√2। इसे सॉल्व करना तो 210/√2। एक ये तरीका है, √2 से कैंसिल 10/√2 आ गया। दूसरा ये मेथड है कि 20/√2 लिखता है तो आप लिखेंगे 20 की जगह लिख दें 400 और 2 और होल √2 लिख दें। तो ये बन जाएगा कि आपके पास 200, फिर वो आ जाएगा 100 इंटू 10 और फिर आ गया 10/√2। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे ख्याल से ये। तो 10/√2 आपने, अब मैं इसको समराइज करता हूँ कि क्या रिलेशन आपने पढ़े हैं। ये ऑप्शन आ गई कि इसमें ऊपर क्वेश्चन में 10/√2। तो ये नोट कर लें, फिर इसके कंबाइन करके रिलेशन याद कर लें। ठीक होगी जी? 3 आपने पढ़े हैं जी, अब आप इसको नोट कर लें। मैं अब रिवाइज बार बार क्या करवाऊँ कि अगर सर्कल जो है वो पहला जो क्वेश्चन आज आपने किया था उसमें सर्कल इंस्क्राइब था, सर्कल अंदर हो स्क्वायर बाहर हो, तो स्क्वायर की जो साइड है सर्कल के डायमीटर के बराबर होती है। स्क्वायर अंदर है तो सर्कल का जो डायमीटर है वो स्क्वायर के डायगोनल के इक्वल होता है। बस इतनी सी बात, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। नेक्स्ट है जी क्लॉक प्रॉब्लम, टाइम के लिए याद रखें। क्लॉक प्रॉब्लम उसका फार्मूला ही है कि मैंने बनाया हुआ, ये याद कर लें आप। 60h - 11m डिवाइडेड बाई 2 और ऑप्शन में 360 डिग्री में से माइनस करें तो भी यही आंसर बनता है। सम टाइम ये होता है कि 180 से बड़ा आंसर आ रहा होता है, तो आप फिर 360 में से माइनस करते हैं। क्या मतलब है? मसलन क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ ए वॉच या क्लॉक, कुछ भी लिख सकता है, एट 2:44 2:44 का दोनों सुइयों के दरमियान में क्लॉक के कितना एंगल होगा। ऊपर फार्मूला है जी 60h, यहाँ से एच जो है वो 2 आ गया और यही है ना, और जो मिनट है वो 44 हो गया। बस फार्मूले पूरी करें, आपके पास आंसर आ जाएगा, जो सा मर्जी टाइम हो। 60h - 11m/2। तो ये मैंने पुट किया है जी 60
एच की जगह 2, 11 एम की जगह 44 और डिवाइडेड बाई 2, मॉडुलस इसलिए रहा हूँ, नेगेटिव थोड़ी लेना है एंगल हमने। तो ये बना है जी 122 से डिवाइड कर देना दोनों तरफ, ये 60 बचेगा, माइनस 11 इंटू 22 हो जाएगा। इस तरह कर लें, सॉल्व करें तो 182 डिग्री ये एंगल बनेगा। अच्छा, पेपर में अगर ऑप्शन में आपको 182 डिग्री नज़र नहीं आ रहा है तो बच्चों दूसरी ऑप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। 360 डिग्री में से 182 डिग्री माइनस करें, हो सकता ऑप्शन में 178 डिग्री। इसकी क्या वजह है कि दो एंगल होते हैं ना, अगर ये है जी मिनट हैंड, ये आवर हैंड है, एक एंगल ये है तो दूसरा एंगल ये भी तो होता है ना 180 डिग्री माइनस थीटा, तो कोई सा भी पूछ सकता है वो। तो पहला ओरिजिनल फार्मूला मैंने आपको बता दिया, अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप उसे 360 में से माइनस कर लेंगे। ठीक होगी जी बात, ये है जी ये सिंपल सा फार्मूला और तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। नेक्स्ट आपके पास है जी क्वाड्रेंटल एंगल या को टर्मिनल। पहला मेरे को आता हूँ को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल बस ये 9 चैप्टर पर ही टाइम लगना, बाकी तो किसी पर वो भी मैंने बड़ा स्लो पढ़ाया आज। को टर्मिनल एंगल बच्चों वो होते हैं जिनका डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो, 2k पाई। ये क्या करेंगे, थीटा एंड पाई आर कॉल्ड को टर्मिनल। अब ये वो बुक में जो लिखा हुआ है ना आपकी पंजाब बुक, वो वाला ही तरीके से करना है ना हमने, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ऐसे एंगल को टर्मिनल कहलाते हैं जिनका डिफरेंस एब्सोल्यूट, इसलिए लिख रहा हूँ मॉडुलस ताकि नेगेटिव ना आ जाए, 2k पाई। k जो है ये इंटीजर है ना कोई, जिनका डिफरेंस जो है वो मल्टीपल ऑफ पाई हो, 360 का मल्टीपल हो, 1k इंटू 2 पाई, इस तरह लिखो। मतलब क्वेश्चन है 170 डिग्री इज को टर्मिनल विथ, को टर्मिनल एंगल विथ, इस एंगल के साथ है जी दिया हुआ है -190 डिग्री, 530 डिग्री। ये बड़ा अगर क्वेश्चन आ जाता है ना, ये ऑप्शन को चेक करना पड़ता है, सारी ऑप्शन को, ऑल ऑफ डी, और कोई इतना टाइम नहीं लगता। ये बच्चे मैंने किया है जी, सबसे पहले माइनस करते जाएंगे, 190 डिग्री में से 170 डिग्री माइनस करें और मॉडुलस ले लें, 360 जवाब आएगा जी। वाकई दोनों को टर्मिनल है, ऑल ऑफ दीज की ऑप्शन है, इसलिए मुझे मजबूरन सारे चेक करने पड़ेंगे, हो सकता है ऑल ऑफ दीज हो। इसे माइनस करें तो ये भी 360 डिग्री आ गया, ये भी को टर्मिनल, जो दो हो गए को टर्मिनल, तो तीसरा तो होना, ये तो कॉमन सेंस है, फिर ऑल ऑफ दीज ही हो गया ना। आप देख सकते हैं 890 डिग्री माइनस 170 डिग्री इक्वल टू आ गया 720 डिग्री। अब ये भी 360 का मल्टीपल है, कैसे, 2 इंटू 360 किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है, बस ठीक है, तो ये ऑल ऑफ दीज। इस तरह आपने को टर्मिनल एंगल को सॉल्व करना है। फिर इसके बाद आता है जी क्वाड्रेंटल एंगल। ठीक है जी, क्वाड्रेंटल एंगल। बेटे आपने ऑप्शन में से ना एक क्वेश्चन, एक होगा एंगल गिवन होगा जैसे 170 डिग्री, नीचे कुछ ऑप्शंस होंगे, पूछा जाएगा ये किसके साथ को टर्मिनल है। कॉन्सेप्ट को छोड़ें, वो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया है बच्चों को, अब तो हमने MCQ सॉल्व करना है, को टर्मिनल ढूंढना। आपने दिए हुए ऑप्शन को, दिए हुए क्वेश्चन में जो एंगल है दोनों का डिफरेंस लेना है और मॉडुलस लगाना है। जवाब 360 का मल्टीपल आ जाए, 360 का मल्टीपल 360 इंटू 2, 360 इंटू 3, ये जवाब जिसके साथ आ गया ना वो ही इसके साथ को टर्मिनल होगा। अब 170 और -190 का डिफरेंस 360, इसलिए 170 के -190 के साथ भी को टर्मिनल है। 530 में से माइनस किया 170 को, फिर 360 आ गया, तो 530 डिग्री भी 170 डिग्री के साथ को टर्मिनल है। इसी तरह 890 डिग्री में से जब मैंने 170 डिग्री को माइनस किया, वो भी 360 का मल्टीपल आया, जवाब जो आया, इनका डिफरेंस जो है, तो 890 डिग्री ये भी 170 डिग्री का को टर्मिनल है। क्लियर होगी बात, तो ऑल ऑफ दीज आर को टर्मिनल। अच्छा जी, इसके बाद है क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल
ये ऐसे एंगल होते हैं जो मल्टीपल ऑफ 90 होते हैं, मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, या π/2 बोलते हैं ना 90 डिग्री को, इस तरह के होते हैं। अब चेक कैसे करेंगे क्वाड्रेंटल, मतलब 1, 3, 2, 7, 5, 0 डिग्री, क्या ये कोटर्मिनल है? कोटर्मिनल 4 होंगे जी, आप ये देख लीजिएगा। 0 डिग्री तो हम काउंट ही नहीं करते, वैसे ये भी होता है। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। 360 डिग्री हम इसे ही बोलते हैं जी 90 को, सॉरी 0 को। 90 डिग्री π/2, 180 डिग्री पाई, और 270 डिग्री 3π/2, और 360 डिग्री जो है वो 2π है। अच्छा, डिग्री में आपने कोटर्मिनल कैसे चेक करना है ज़रा ये देख लें। इन तमाम नंबर्स को ऐड करें तो ये 9 पर पूरे पूरे डिवाइड, 0 को छोड़ दें आप। ऐड करें, कितना बना जी आपके पास? 12 और 4 14, 14 और 3 17, 18 आंसर आया। डिविजिबल बाई 9, डिविजिबल बाई 9। एंड में 0 का होना ज़रूरी है, मस्ट, आखिरी यूनिट डिजिट देती है। अगर इन तमाम डिजिट को हम ऐड करें और 9 जो आंसर आएगा वो 9 पर पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो ये लाजमी क्वाड्रेंटल एंगल, ये 90 पर पूरा पूरा डिवाइड लाजमी होगा। अब 4 में से ये कौन सा क्वाड्रेंटल एंगल है? 1, 2, 7, 5 डिग्री डिग्री। बच्चों 0 से पहले यहाँ पर अगर ओड आएगा तो 2 एंगल बनेंगे जी, या 270 डिग्री या 90 डिग्री। इसी तरह अगर ओड के बजाय इवन आ जाए, इसी तरह कुछ नंबर लिखे हों, ये मेरी अपनी रिसर्च के मुताबिक आपको बताता हूँ मैं, टाइप बड़े से बड़ा एंगल आप बता देंगे किसके इक्वल है। ये है जी और 0 डिग्री, और यहाँ इवन लिखा हो तो बच्चों या तो वो पाई होगा यानी कि 180 डिग्री होगा, या फिर वो 2π यानी कि 360 डिग्री होगा। ये क्वाड्रेंटल एंगल है। अब ये तो आपको पता चल गया ओड है, लेकिन ओड में भी तो 2 ऑप्शन है ना, वो आपको मैं बताता हूँ। पहला एंगल मैंने लिखा है जी 1, 3, 2, 7, 50 डिग्री इज कोटर्मिनल विद क्वाड्रेंटल भी है ना। ये कोटर्मिनल जो मैं चेक कर रहा हूँ क्वाड्रेंटल के लिए चेक कर रहा हूँ, ऊपर तो थे क्वाड्रेंटल नहीं थे, ये फिर कोटर्मिनल आ गया। अब ये कोटर्मिनल 4 में से किसके साथ है? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। बस क्वाड्रेंटल जो होगा ना, यानी जो 90 पर डिवाइड होगा, वो कोटर्मिनल 4 में से किसी एक के साथ होगा। अब मैं माइनस करूं, अब अगर इनमें चारों को माइनस करूं तो आप देखें वैल्यू इतनी बड़ी हो तो बड़ा टाइम लग जाएगा, छोटी वैल्यू तो माइनस करनी है। क्वाड्रेंटल के लिए माइनस करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखें 75 यानी कि 5 जो लिखा है ये ओड है, आप इसे 4 पर डिवाइड कर लें, सिर्फ आखिरी डिजिट को 74, एक कम करके डिवाइड करना बच्चों, आपने एक माइनस करके फिर डिवाइड करना 4 पर। 75 में तो होना ही नहीं डिवाइड, उसे किसने डिवाइड करना? आपने एक कम करना, इसमें से 75 में से एक माइनस करें, 74 आ गया। आप इसे 4 पर डिवाइड कर दें, 7 ये 4 आ गया जी, 3 4 आ गया, 8 32 आ गया, यानी कि पूरा डिवाइड नहीं हुआ। 74 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। अब आ गया जी नोट, याद करें नोट कहते हैं माइनस को। माइनस का होता है एक्स पॉजिटिव जहां होगा वहां 360 डिग्री होगा, एक्स नेगेटिव जहां होगा बच्चों वो 180 डिग्री होगा, वाई पॉजिटिव जहां होगा वो 90 डिग्री होगा, वाई नेगेटिव जहां होगा वो 270 डिग्री होगा। ये एंटी टेस्ट की बातें तो नहीं है, तो क्लास में समझने वाली है, फिर भी मैं चले बता रहा हूँ आपको। अब नोट आ गया तो इसका मतलब है ओड में मैंने क्या बताया था आपको, ओड अगर होता है तो 2, देखें ना यहाँ पर आ गया ओड। अब जो ओड है इसकी वजह से मुझे पता है या तो इसने 270 डिग्री होना है या फिर 90 डिग्री के साथ कोटर्मिनल होना है।
तो मुझे 4 ने फैसला करके बताना है, आप आखिरी 2 डिजिट को में से एक माइनस करें, 0 को छोड़ दें। अगर 4 पर डिवाइड नहीं होता तो माइनस, अब आपको पता माइनस कौन है, 270 डिग्री नेगेटिव बाई एक्सिस की तरफ होता है, तो ये कोटर्मिनल होगा 270 डिग्री की तरफ। इसी तरह अगर इवन आ जाता है, मसलन मेरे पास आता है 2, 4 और 6 और 0 डिग्री। अब पहले तो मैं देखूं कोटर्मिनल है कि नहीं है, 2 + 4 + 6 + 6, तो ये आ गया जी 18 डिविजिबल बाई 9, यानी कि ये क्वाड्रेंटल एंगल है, 90 पर पूरा पूरा डिवाइड होगा। अब ये है जी इवन नंबर। अब इवन नंबर है, या तो ये होगा पाई के साथ कोटर्मिनल या फिर 2 पाई के साथ कोटर्मिनल। उसका फैसला कैसे करेंगे, 66 को 4 से डिवाइड कर दूंगा। अब मुझे एक माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ओड नहीं है, तो ये आ गया जी आपके पास 4, 2, 26 और ये आ गया जी 6, 24, 2। अब 0 नहीं ना आया, 0 तो नहीं आया, नॉट डिविजिबल बाई 4, नॉट डिविजिबल बाई 4। अब नोट जो है इसमें से नोट ये वाला ही होगा 2 पाई, कि पाई या 2 पाई में कौन सा होगा नोट, नेगेटिव यही है ना, नेगेटिव एक्सिस की तरफ, तो इसके साथ कोटर्मिनल है। तो क्वाड्रेंटल एंगल की पहचान के बच्चों, डिग्री में आप 0 लाजमी देखेंगे, आखिरी 2 डिजिट देख ली, आप तमाम डिजिट्स को ऐड करें, जो आंसर आएगा वो 9 पर पूरा पूरा डिवाइड होगा, वो क्वाड्रेंटल एंगल यानी 90 पर पूरा पूरा तकसीम होने वाले होंगे। आखिरी 2 डिजिट 0 के अलावा या आखिरी डिजिट इवन है तो वो पाई या 2 पाई के साथ कोटर्मिनल, अगर ओड है तो फिर 270 या 90 डिग्री के साथ कोटर्मिनल। अगर ओड है तो आखिरी 2 डिजिट में से एक माइनस करके 4 पर तकसीम करेंगे। अगर 4 पर डिवाइड पूरा पूरा हो जाता है, हाँ में जवाब आता है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है किसकी, ओड में 2 ही डायरेक्शन है, 90 डिग्री और 270 डिग्री। पॉजिटिव डायरेक्शन 90 डिग्री की होती है, तो फिर 90 के साथ कोटर्मिनल होता है। अगर 4 पर डिवाइड नहीं होता तो नेगेटिव डायरेक्शन यानी वाई एक्सिस की तरफ 270 डिग्री। इसी तरह अगर इवन है आखिरी 2 डिजिट, तो फिर 4 पर अगर डिवाइड हो जाता है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी कि 360 डिग्री की तरफ, अगर डिवाइड नहीं होता तो फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ और फिर 180 डिग्री। हाँ जी, और जब डिवाइड नहीं, जब डिवाइड करने हैं तो पिछले 2 को करना है, क्योंकि पिछले 2 से आपने इवन और तो आखिरी यूनिट डिजिट से ही देख लेना ना, डिवाइड 2 को करना है। हाँ वो उसे देख लिया, 2 को देखने देखें, या 65 ओड है, अब मैं 5 को देखूँ तो वो भी ओड है, वो तो यूनिट डिजिट से फैसला हो ही जाएगा। डिवाइड 2 करने अपने। हाँ इवन से क्यों नहीं करना, क्योंकि इवन का तो डाउट हमें पॉसिबिलिटी होती है कि डिवाइड कर भी सकता है, जैसे 16 है, 24 है, ओड की तो बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं होती, उसे डिवाइड करना ही अजीब लगेगा कि क्यों डिवाइड करें, उसे तो होना ही नहीं है, तो उसमें से एक माइनस करके फिर डिवाइड करना है। अच्छा जी, कर में कहाँ लिखे हैं मैंने, ऊपर बताए थे शुरू में, हाँ ये बताएं, ये पहले इवन वाला, ये फिर मैं आपको वो दिखाता हूँ ओड वाला। मैं दोबारा लिख देता हूँ यार, लिख दूँ दोबारा, ये नोट करना है, ये जो मैंने करवाया ये सारा नोट कर दिया आपने, ये वाला, ये सारे नोट हो गए प्लस। चलें, इसमें है जी ये क्वाड्रेंटल है, एंड में 0 है, डिग्री का साइन है, यहाँ पर इवन आ गया, तो 2 पॉसिबिलिटी, तो ये होगा कोटर्मिनल, किसके साथ, या 180 डिग्री के साथ या 360 डिग्री। इसे कहते हैं प्लस, प्लस मैंने यस, इसे कहते हैं माइनस, माइनस मैंने नो नहीं बल्कि नोट लिखूंगा, वो आपको पता है कब नोट आ रहा है, जब डिवाइड नहीं कर रहा होगा। ठीक है जी, नोट कर दिया, करवाऊंगा बोर्ड वाला। एंड पे 0 अगर तमाम डिजिट्स को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 9 पर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा। 0 डिग्री ओड
ये को टर्मिनल होगा, इसके साथ 90 डिग्री के साथ या 370, ये प्लस होता है यानी जब डिवाइड कर देगा, और ये माइनस जब डिवाइड नहीं करेगा। ठीक होगी बात। और आपने क्या कर, हाँ इसका मतलब है कि 4 डिवाइड जब नहीं करेगा किसको, आखिरी ओड माइनस 1 को, और जब 4 डिवाइड कर देगा आखिरी ओड माइनस 1 को। इसी तरह ऊपर अगर मैं लिखता हूँ जब 4 डिवाइड नहीं करेगा इस इवन को जो एंड में ले रहे हैं, इवन के 2 डिजिट देने हैं तो बता दिया ना मैंने, और जब डिवाइड कर देगा तो फिर 360। ठीक होगी जी बात। अब डोमेन की तरफ आते हैं जी इसकी। बच्चों डोमेन में ना आपने ये आइडेंटिटी लिख रहा हूँ मैं, आइडेंटिटी, बल्कि इससे पहले ना कुछ नोट लिखवा दूँ आपको। बेसिक जो फंक्शन है ना वो सिर्फ साइन और कोस में, बाकी उसी से बनते हैं, टेंजेंट भी उन्हीं की मदद से बनता है, टेंजेंट भी, सीकेंट भी वगैरह वगैरह। इनका जीरो होना चेक करना आपने कहा। साइन थीटा जीरो तब होता है जब थीटा क्या हो, 0 डिग्री, ठीक है जी, 180 डिग्री, 360 डिग्री वगैरह वगैरह। यानी कि थीटा जो है जब 2n पाई या n पाई हो जाए। n पाई का मतलब क्या होता है, पाई प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई, एक्स एक्सिस पर साइन 0 होता है। तो ये आप याद रखें, साइन थीटा 0 implies and implied theta is equal to n पाई और n belong to कोई भी चीज, यानी हर पाई पर साइन 0 आएगा। पाई 2 पाई 3 पाई, पाई क्या नहीं डिग्री, और देखें ये तो आपको पता होना चाहिए कि 180 डिग्री कहूँ या मैं पाई कहूँ, ये तो बात एक सेम ही होगी ना, इसमें तो कोई अब बताने वाली बात नहीं है, तो मैट्रिक में भी पता होता है। तो ये आपने याद रखना, इसका 0 होना आपने याद रखना। साइन 0 कहाँ होता है, n पाई पर। क्लियर होगी बात। अब कोस थीटा 0 कहाँ होता है वो भी मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। ये 0 कहाँ होता है, जब एंगल क्या होता है, π/2, 3π/2, 5π/2, यानी कि 2n + 1 π/2। मैं 2n + 1 π/2 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ओड जो है ना, ओड उसको लिखते हैं 2n + 1, यानी कि ओड मल्टीपल π/2। अब मेरे से ज़्यादा वापसी बाहर से आ रही होगी आपको ना किसी की। लो जी, ये 2 आपने रिजल्ट याद करने हैं जी, हो गए अच्छी तरह याद। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाद में करने, अभी हो गया ना याद। बस यही सारी डोमेन है जी, सारी दुनिया जान के फंक्शन उठा कर देख रहे हैं आप ट्रिग्नोमेट्री के, सब डोमेन में ये 2 ही इस्तेमाल होते हैं। कसम उठवा लें मुझसे बेशक, ना उठाऊँ आपको यकीन आएगा, अभी देखेंगे। अब ये आगे ना यकीन, बस फिर आप शुरू हो जाए जरा। बस ये 2n + 1 कोस 0 होगा और साइन 0। लो अब है जी, इस तरफ आइडेंटिटीज लिख रहा हूँ मैं और उस तरफ डोमेन लिखूंगा। देखिए मैं ये भी कह सकता था बाकी, ये 2n + 1 को ओड कहते हैं ना नेचुरली, n कुछ भी पुट करे ओड जवाब नहीं आएगा, 1 2 3 फिर 1 उसमें ऐड हो जाएगा। n नेचुरल नंबर है ना, ये इंटीजर है। 2 × 2 + 1 ओड, क्या चीज, ये ओड नहीं समझ आया। ऊपर जो 2 बक्स बने वो समझ नहीं आया, ये जो मैंने इंग्लिश में ओड = 2n + 1 लिखा, ये समझ नहीं आया। अच्छा, तो साइन 0 क्या होता है, 0 ऐसे ही है, साइन 0 डिग्री 0 ही होती है ना। साइन पाई भी क्या होता है, 0। साइन -पाई क्या होगा, माइनस का बाहर आ जाएगा, वो भी 0। साइन 2π 360 0। भाई ये जो एक्स एक्सिस होता है ना, ये साइन यहाँ ना फोर्थ हो जाता है आपको। एक्स एक्सिस पर पता कौन से एंगल लाई करते हैं, 180 के मल्टीपल, 180 डिग्री, 360 डिग्री, ये सारे एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं। तो साइन इन तमाम एंगल पर 0 जवाब देगा, यानी कि साइन थीटा 0
जब थीटा क्या होगा, एन पाई होगा। एन पाई में क्या क्या आ जाएंगे, अब ये बिलोंग टू जेड लिख रहा हूँ ना, जेड ये है ना, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 पुट करते जाएं जरा एन की जगह। 1 पुट करूँ पाई, 2 माइनस 1 पुट करूँगा माइनस पाई, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया आपके पास यार, ये नहीं बन गया 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई, इन सब पर साइन 0 होगा, ऐसे ही है। तो मैंने ये लिख दिया ऊपर एक रिजल्ट लिख दिया है कि साइन थीटा 0 जब होगा तो समझे उस वक्त एंगल एन पाई होगा, और एन पाई मैंने नीचे बता दिए सारे। आप ले रहा ये वाला बॉक्स के नहीं बताएं। अच्छा कोस की बात कर लेते हैं। कोस 90 डिग्री 0 होता है, यानी π/2। कोस 270 डिग्री ये भी 0 होगा, पाई में आ जाता हूँ मैं। कोस ऑफ 3π/2 0, कोस ऑफ 7π/2 0, कोस ऑफ π/2 0। क्यों, दिस इज ऑड। इवन लिखूंगा तो 2 ने कैंसिल नहीं कर देना, π/2 नहीं बचेगा। अगर मैं लिखता हूँ cos 8π/2 तो 2 तो रहेगा ही नहीं नीचे, वो तो कैंसिल करके 4π आ जाएगा, तो 1 बन जाएगा। तो π/2 के साथ ये होना चाहिए cos ऑफ ओड नंबर इनटू π/2। आपने देखा वो 0 ही होता है। अब इंग्लिश में ओड कैसे लिखते हैं, देखिए nth टर्म क्या होती है 1 3 5, ठीक है जी, 7 अप टू सो ऑन। इसकी और लास्ट nth टर्म होती है 2n-1। अगर मैं 3 से शुरू करूं, 3 5 7 अप टू सो ऑन 9, तो फिर ये अप टू सो ऑन 2n+1। वजह क्योंकि मैं यहाँ पर जब सीक्वेंस बनाता हूँ मैंने ना यहाँ पर नेचुरल नंबर लिखना होता है। n की जगह 1 पुट करूंगा ना यहाँ पर तो 1 जवाब आएगा, यहाँ n की जगह 1 पुट करूंगा तो 3 जवाब आएगा। अब मैं 2n-1 ये भी nth टर्म ओड को रिप्रेजेंट करती, ये भी मैं 2n+1 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इस वक्त n ये सारे हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, मैं सारे ओड इससे फाइंड आउट कर सकता हूँ। 1 कैसे फाइंड आउट करूंगा, अगर मैं n की जगह 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास 1 आ जाएगा, n की जगह ये देखे ना 1 बन जाएगा ना, ओड नंबर ही बन जाएंगे ये सारे। क्लियर हो गया, ओड नंबर को 2n+1 कहते हैं मेरे जनरली। तो कोस थीटा जब 0 होगा तो उस वक्त एंगल 2n+1 π/2 होगा। 2 बातें बता रहा हूँ मैं सारी ट्रिग्नोमेट्री की आपको, इवन डैट के आप ये अंदाजा करें कि इनवर्स जो आगे 13 चैप्टर आएगा उसी में भी मैंने ये 2 ही इस्तेमाल करके मैंने इन्हीं से सारा खेल खेलना है, इन्हीं 2 से, n पाई से और 2n+1 π/2 से। ठीक होगी बात। चलो जी आगे शुरू करूँ, डोमेन बताना आपको। बस ये इसके साथ ही 9 चैप्टर खत्म हो रहा है। मैंने तो 9 तो 10 आज करवाना था, 9 ही हुआ है। बच्चे कहते हैं कि मैं तेज़ बोलता हूँ, मैं तेज़ बोल रहा हूँ और जानबूझकर बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे काम ज़्यादा करवाना होता है। स्लो क्या, मेरे पास ये 10 तरह की स्पीड है बच्चे, इससे भी ज़्यादा तेज़ स्पीड है। वो बच्चे जो मुझसे पढ़ते रहे हैं लाइव वो समझते हैं कि मेरे पास हर तरह की स्पीड है, लेकिन सिनेरियो देखना होता है मुझे, उसमें मुझे क्या करूं मैं, टाइम की थोड़ा सा आप अब रिकॉर्डिंग भी आपको दे रहे हैं, बार बार सुन लें, आप बार बार सुन लें, दोबारा पूछ लें, आप लोग समझें आपकी बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। अगर स्लो पढ़ाया जाएगा तो काम वो नहीं होगा, जो मटीरियल आपके पास कंप्लीट नहीं पहुंच सकेगा। अगर समझ नहीं आती स्पीड की वजह से, मेरे तेज़ बोलने की वजह से, आप दोबारा कर लें। एक बच्चा है मुझे मैसेज करता रहता है मेरे ख्याल से, कभी ऐसा नहीं हुआ हाँ मैं बाहर हूँ या कहीं ना कि मेरे से जवाब ना दियो, जवाब मैं दे देता हूँ, बात का साफ जवाब दे देता हूँ, लेकिन साफ जवाब मैं उसको देता हूँ जो मैं बाहर होता हूँ, वरना मैं सही जवाब देता हूँ। तो जी ये है जी, आपने डोमेन बतानी है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ आइडेंटिटी, हैं जी, आप पूछते हो, मुझे आइडिया हो जाता है। यहाँ भी अब क्लास में भी आप ही पूछते हो, वहाँ भी आप ही पूछते हो, जो ज़्यादा पूछता है वही ज़्यादा सीखता है। तो 2 बच्चे बिल्कुल सवाल नहीं पूछते, एक तो वो जिन्हें बहुत समझ आ रही होती है कुछ नहीं पूछते, एक वो भी कुछ नहीं पूछते जिन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही होती।
अच्छा जी, टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा की डोमेन बतानी है। मैं जरा साफ साफ करके लिख दूँ, पता नहीं आज तक। टेन थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा, तो मैंने देखे किसी की भी डोमेन नहीं बताई आपको, सिर्फ दो ही बताई हैं। अच्छा, वो जो थी एंगल की वैल्यू, अब डोमेन आइडेंटिटी सुनने जरा बच्चों। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, बस नहीं होना चाहिए। मैं उर्दू में लिख देता हूँ, नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर जीरो, बस। अब सबके डिनोमिनेटर चेक करें लेफ्ट हैंड साइड पर। मैं आपको इस तरीके कार बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन ही काफ़ी है। में मुझे भी पता है कि आपने 9.4 पढ़ी होगी, क्लास में भी पढ़ी होगी, आपको डोमेन आती भी होगी, और मुझे ये भी यकीन है किसी को शो नहीं हो रहा है। कहाँ तक शो होगा? मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, नजर आया बेटा? सब कुछ हो रहा है बेटा, आप देखें कोई प्रॉब्लम नेट में नहीं आपके हो रही है? कहाँ तक देखें? मैं लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखा है, वहाँ पर मैं रुका हूँ। वहाँ पर मुझे आप प्लीज़ बताइएगा, नहीं शो हुआ? और इस वक्त ना अगर आपकी स्क्रीन पर शो नहीं ना हो रहा है बच्चे, तो यकीन करें मैं कर भी कुछ नहीं सकता, मेरे पास इस्लाम साहब भी नहीं बैठे हुए हैं। आप ऐसा करने में पढ़ा रहा हूँ, जितना होता है शो, बाकी सेव करके आपको सेंड कर देंगे वो। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड में ना टेन थीटा देखना है। एक ही क्वेश्चन से बता रहा हूँ मैं, बार बार ही बात। ये है साइन थीटा ओवर कोस थीटा, एक डिनोमिनेटर नजर आया। आप कह देना ये जीरो नहीं होना चाहिए, एक बात क्लियर जी। फिर जी एक तो ये रिजल्ट, नंबर 2 पर मुझे कोटेंजेंट थीटा नजर आया, मैंने लिखा है जी वो होता है कोस थीटा ओवर साइन थीटा। नंबर 2 पर मुझे बात पता चली कि साइन थीटा जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, राइट हैंड साइड पर अगर मैं आता हूँ तो वहां दिखाई देता है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा है 1 ओवर साइन थीटा। साइन थीटा जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये लिखना थोड़ी होता है, आपको तो वैसे ही नजर आ जाएगा, टेन के नीचे कोस होता है, जीरो नहीं होना चाहिए। अब ये बात सारा यहाँ पर जो मैं मैरिनेशन कर रहा हूँ ना, सजा कर आपको दे रहा हूँ, ये तो डेफिनेटली बात है। आपने वहाँ एंटी टेन में भी इसी तरह खेलना नहीं शुरू कर देना, सारा टाइम इसी पर लगा दें, तो आपको नजर ही आ रहा है कि किसके डिनोमिनेटर में क्या है। ये तो आपके नोट्स बनाने के लिए बात कर रहा हूँ। कोस थीटा जीरो नहीं होना। ओवरऑल मुझे ये पता चला कि इस क्वेश्चन के अंदर साइन थीटा और कोस थीटा जीरो नहीं होना, जो डिनोमिनेटर में आएगा वो जीरो नहीं होना चाहिए, इसी से डोमेन आपको मिलेगी। नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर जीरो। क्लियर होगी जी बात? अब मैंने आपको दो ही रिजल्ट बताए जी, एन पाई और 2n+1। साइन थीटा यहाँ लिखा है जीरो नहीं होना चाहिए, तो इम्प्लाइज दैट थीटा नहीं होना चाहिए एन पाई। वो भी बात क्लियर? तो वहां पर अभी हम बात करके आए थे ना, साइन थीटा जब जीरो होता है तो थीटा एन पाई होता है। अब साइन थीटा जीरो नहीं होता तो थीटा एन पाई नहीं होगा। एक तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, कोस थीटा नहीं होना चाहिए जीरो, तो इसका मतलब थीटा नहीं होना चाहिए 2n+1 पाई/2। ठीक होगी जी बात? लो जी, ये दो थीटा नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है कि क्वाड्रेंटल एंगल। अब मैं आपको बताता हूँ जी इनका मजमूई नाम क्या है। एन पाई और यूनियन 2n+1 पाई मिलाकर बनते हैं सिर्फ n पाई/2। और n पाई/2 किसे कहते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल को। क्वाड्रेंटल एंगल, ये रिजल्ट याद रखें। एन पाई और 2n+1 पाई/2 की इकट्ठी बात करनी है एक ही जगह पर, दोनों इकट्ठे लिखने हो तो n पाई/2 लिखना है आपने। अब इन दोनों को इकट्ठा ही लिखना है जी हमने।
इन दोनों को इकट्ठा लिखें तो इक्वल टू नहीं है, नॉट इक्वल टू है, थीटा नहीं होना चाहिए, इकट्ठा मिलाकर क्या बनेगा n पाई बाई 2। बस ये 3 बार, 2 मैंने आपको रिजल्ट बताए n पाई और 2n प्लस 1 पाई, और उनकी यूनियन क्या बताइए n पाई बाई 2। यही डोमेन है बच्चों का, ऐसी लिखी होगी डोमेन। इनके अलावा डोमेन कोई भी नहीं आनी, जो सा मर्जी आप पेज उठाकर देख लें, जो सा मर्जी क्वेश्चन उठाकर देख लें, ये डोमेन है, n पाई है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 है, उनको मिलाकर लिख दे तो n पाई बाई 2, खत्म, फिनिश, नेवर माइंड। बस इसके अलावा आखिरी पॉइंट ये है जी, n पाई और 2n प्लस 1 पाई बाई 2 की यूनियन, यानी दोनों ही लिखने दरकार हो तो उसे लिखते हैं n पाई बाई 2। बताओ कैसे? n की जगह 1 लिखो तो ये बन जाएगा पाई बाई 2, जो कि आपको यहाँ मिलेगा। n की जगह 2 लिखो तो बन जाएगा पाई, जो कि यहाँ मिलेगा। ये दोनों का सुपर सेट है, यूनियन सेट। नहीं समझ आई ना आपको? n पाई और 2n प्लस 1 पाई बाई 2 का पता हुआ है, ठीक है? अब तो आप मुझे भी शो नहीं हो रहा मेरे ख्याल से। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अब हुई है n पाई यूनियन 2n प्लस 1 पाई, होगी शो? टाइम क्या हुआ पहले ये बताओ? 5:19 हो गया। आखिरी बात थी यार, ये मैं होगी स्क्रीन शो। बेटे बस ये रिजल्ट आप याद रखें, ये n पाई है, क्योंकि पूरा आधे घंटे का लेक्चर हो जाएगा इसका, ये सिर्फ रिजल्ट बनाने के लिए। n पाई और 2n प्लस 1 पाई बाई 2 की यूनियन जो है वो n पाई बाई 2 है, और n पाई बाई 2 क्वाड्रेंटल एंगल को कहते हैं। आप n की कोई भी वैल्यू पुट करें ना इसमें, n पाई बाई 2 में आप n की जगह 1 पुट करें तो पाई बाई 2 आएगा, n की जगह 2 पुट करें तो पाई आएगा, n की जगह 3 पुट करें तो 3 पाई बाई 2 आएगा। ये सारे मिलाकर जो बनेंगे ये क्वाड्रेंटल एंगल बनेंगे। क्वाड्रेंटल एंगल हम किसे कहेंगे? n पाई बाई 2 को कहेंगे। शो स्क्रीन बिल्कुल नहीं हो रही है, थोड़ी देर बाद हो जाएगी। मेरी बात आप जुबानी समझें। ये देखें, n पाई बाई 2, n इज इक्वल टू 1 पुट किया, पाई बाई 2 क्या है वो? क्वाड्रेंटल एंगल। जब मैंने 2 पुट किया तो पाई आ जाएगा, क्वाड्रेंटल एंगल। अब तो शो हो रही है यार स्क्रीन, टेबल बना हुआ है, ये जो मैंने लिखा नहीं, n पाई बाई 2 क्वाड्रेंटल एंगल से n पाई बाई 2, यहीं पर मैंने एंड किया हुआ ना बस, अब कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। ये शो हो रहा है ना आपको? बताएं। आवाज भी नहीं आ रही अब तो। अच्छा, आवाज भी लेट आ रही है मेरी। तो यार ये इतना सा पॉइंट है, बस ये ब्रैकेट में आपने ये रिजल्ट याद रखना, कोई ज्यादा। अच्छा फिर ऐसा करते हैं कि बस ये अब जो मैं बात कर रहा हूं ये तो सुनाई, बस यही मैंने बात समझाई है। और ये किन दो सेट की यूनियन होता है? n पाई और 2n प्लस 1 पाई बाई 2 की। n पाई बाई 2 थीटा नॉट इक्वल टू n पाई बाई 2, ये निकली है ये, ठीक है? हाँ, यानी मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ, डोमेन, अभी मैं लिख रहा हूँ आपको शो बाद में, डोमेन ऑफ द आइडेंटिटी, थोड़ी देर बाद शो होगा, परेशान होना, आइडेंटिटी, क्योंकि नेट स्लो चल रहा है। टेन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा जो कि इक्वल होता है कोसेकेंट थीटा सीकेंट थीटा के, जो मैंने ऊपर क्वेश्चन लिखा है उसकी डोमेन थी थीटा नॉट इक्वल टू n पाई बाई 2, जिसको हम एक और अंदाज से लिख सकते हैं, इज r माइनस थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 2। और n जो है ये इंटीजर है, n जो दो स्टाइल हैं जी लिखने के, सीधा लिख दो थीटा नॉट इक्वल टू n पाई बाई 2, यही निकला ना डोमेन।
थीटा, क्योंकि हमने देखा था थीटा ना तो एन पाई के इक्वल आ रहा था ना 2n + 1 पाई बाई 2, दोनों के नहीं आ रहा था, दोनों को इकट्ठा लिखना हो ना उनकी यूनियन कहलाती है n पाई बाई 2। तो इसे लिखने के दो स्टाइल हैं, थीटा नॉट इक्वल टू लिखते हैं वो भी ठीक है, अगर थीटा इक्वल टू लिखने हैं तो उससे r माइनस कर दें, r माइनस का मतलब सारी थीटा की वैल्यू हो सकती है मास y थीटा इक्वल टू n पाई बाई 2, इन दोनों का सेम मतलब होगा। ये दोनों तरीके से डोमेन पूछी जा सकती है। क्लियर है जी बात? एंड करूं जी लेक्चर को मैं।